हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो हमारा सेमेस्टर 7th का जो टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंस। इसका सबसे पहले हम यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट 1 का नाम है हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, मतलब किस प्रकार से स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे को देखना है बाई मेटलिज्म के बारे में, जो कि 1875 से पहले चला करता था या फिर 1857 से पहले की बात है। तो बाई मेटलिज्म वाज अ डबल स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम। ये एक डबल स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम था in which both gold and silver were used as legal means of international payment as a fixed official ratio। बायमेटलिज्म के अंदर ऐसा होता था, डबल मॉनेटरी सिस्टम था ये, और इसके अंदर है ना दोनों को इन विच बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब सोना और चांदी का इस्तेमाल किया जाता था एज लीगल मींस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट एट फिक्स्ड ऑफिशियल रेशियो। लीगल मींस के रूप में एक फिक्स ऑफिशियल रेशियो के अंदर। इसके अंदर हमारे पास आता है एक हमारे पास ग्रेशम लॉ के बारे में। तो ग्रेशम लॉ के अंदर हमारे को बताया जाता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ग्रेशम लॉ हमारे को कहता है बैड मनी जो होता है ना वो गुड मनी लेकर के आता है व्हेन द ऑफिशियल एक्सचेंज और डिफ्यूज डिफर्ड फ्रॉम द मार्केट रेशियो द अंडरवैल्यूड मेटल वाज होल्ड एंड द ओवरवैल्यूड मेटल रिमाइंड इन सर्कुलेशन। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रेमर्स। तो सेकंड आता है हमारे पास क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा 1875 से शुरू हुआ था और जो हमारा 1914 तक चला था। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड ईच कंट्री फिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर करंट कंट्री जो होती है ना फिक्स करती है अपने करेंसी की एक वैल्यू अंडर द इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के टर्म्स में, एंड एक्सचेंज रेट्स वर डिटरमाइंड बाय द गोल्ड कंटेंट ऑफ करेंसीज। और एक्सचेंज रेट्स भी गोल्ड कंटेंट के ऊपर ही डिसाइड किया जाता था। आगे आता है आपके पास प्राइस स्पाइस फ्लो मैकेनिज्म। तो एक कंट्री जो होती है ना आपका ट्रेड करती है सरप्लस रिसीव गोल्ड, फिर वो सप्लाई करती है मनी इंक्रीज, डोमेस्टिक प्राइस राइज हो जाती है, एक्सपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव एंड इंपोर्ट इंक्रीज, सरप्लस इज एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली। कुछ इस प्रकार से कहानी चलती है फिर। ठीक है, लिमिटेशन की अगर आप बात करते हैं तो लिमिटेशन इसके अंदर हमारी आती है मनी सप्लाई डिमांड डिपेंडेड ऑन गोल्ड अवेलेबिलिटी। मनी सप्लाई जो है ना पूरा का पूरा डिपेंड करती है कितना गोल्ड अवेलेबल है, रेस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। बिना इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब कि बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के, या फिर रेस्ट्रिक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को ये। ठीक है, और इसके बाद तीसरी चीज आती है आपके पास इंटर वार पीरियड, जो कि 1914 से लेकर के 1944 तक चला था। द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज अबेंडन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना वो बिल्कुल अबेंडन था पहली वर्ल्ड वार के समय में। कंट्री प्रिंटेड मनी टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन अनस्टेबल। देखिए जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना तो कंट्री ने स्टार्ट कर दिया फाइनेंस के लिए नोटों को प्रिंट करना, प्रिंटेड मनी स्टार्ट कर दिया, जिससे कि फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर वगैरह देखा जाए, इससे हाइपर इन्फ्लेशन आया, अनस्टेबल एक्सचेंज रेट हो गए, एंड एब्सेंस ऑफ एनी स्टेबल इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। और कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो आपको पहले तो गोल्ड का करता था, गोल्ड के बाद में जब वर्ल्ड वॉर वन का समय आया 1944 तक के बीच की कहानी है ये, तो इस समय में ये कहानी आई जब नोट प्रिंट होने लग गए और कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम नहीं था। फिर आता है आपके पास ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम आपका 1945 से लेके 1972 तक चला था। अब इसकी स्टेब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड्स में हुई थी यूएसए के अंदर। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाया गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या था, यूएस डॉलर पेग्ड टू गोल्ड एट $35 पर आउंस एंड अदर करेंसी पेग्ड टू यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग फिर बाकी करंट करंट बाकी कंट्रीज की करेंसी वगैरह काउंट वगैरह होने लगी। इसके अंदर आता है आपके पास फेटल फ्लो ट्रिफिन पैराडॉक्स। थ्रू सप्लाई इंटरनेशनल लिक्विडिटी को सप्लाई करने के लिए द यूएसए हैड टू रन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यूएसए को बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिक्स को चलाना पड़ा एंड कंटिन्यूस डिक्रीज कॉन्फिडेंस इन द डॉलर गोल्ड। और लगातार डिफिक्स आने की वजह से जो कॉन्फिडेंस आना यूएस डॉलर गोल्ड का वो वो रिड्यूस होने लग गया था एंड कन्वर्टिवली अल्टीमेटली लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम इन 1971। और कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि 1971 से कि सिस्टम हमारा कोलैप्स होने लग गया। उसके बाद आया आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो 1973 से लेकर के अभी तक चलता आ रहा है। तो अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है हमारे पास, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, आफ्टर द फेलियर ऑफ स्मिथसोनियन एग्रीमेंट 1971 मेजर करेंसी बिगेन फ्लोटिंग फ्रीली। कई सारी जो करेंसीज थी ना वो बिल्कुल फ्रीली फ्लोट हो रही थी। एक्सचेंज रेट आर नाउ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
और एक्सचेंज रेट कहीं ना कहीं डिटरमाइन होने लगी मार्केट में फोर्स कैसा है, किस प्रकार का डिमांड है और किस प्रकार की सप्लाई हो रही है उसके ऊपर। फिर आता है प्रेजेंट एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट। अगर हम आज के समय के एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट की बात करें तो डॉलराइजेशन किया जाता है, अडॉप्शन ऑफ फॉरेन कंट्री एज लीगल टेंडर एंड करेंसी बोर्ड की बात करें तो डोमेस्टिक करेंसी फुल्ली बैक्ड बाय फॉरेन रिजर्व एंड क्रॉलिंग पैक की बात करें तो पीरियोडिक स्मॉल एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट। फिर सातवां टॉपिक आपके पास दे रखा है स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर। एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है क्रिएटेड जो एमएफ ने बनाया था। इसके अंदर आपके पास आता है करेंसी बास्केट, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिंबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ये एक सिस्टम बनाया गया था स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये सारी करेंसी आई थी। ये था आपका यूनिट 1। अब यूनिट 2 शुरू करते हैं। देखिए यूनिट 2 का नाम है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यूनिट 2 के अंदर दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपके पास स्पॉट मार्केट, इमीडिएटली डिलीवर T+2 उनको बोलते हैं हम स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट, एक्सचेंज एट फ्यूचर डेट एज पर प्री एग्रीड रेट। एक्सचेंज होता है फ्यूचर डेट में लेकिन पहले से एग्रीड डेट पे किया जाता है। इस प्रकार के दो आपके पास मार्केट चलते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट जो इमीडिएटली डिलीवर कर देते हैं, और दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट, मतलब कि एक फिक्स रेट हमने कर लिया उसी के ऊपर बाद में आपको डिलीवर किया जाएगा। एक्सचेंज कोटेशन की अगर आप बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास डायरेक्ट कोट, दूसरा होता है आपके पास इनडायरेक्ट कोट। जो डायरेक्ट कोट होता है ना, ये डोमेस्टिक करेंसी पर यूनिट फॉर ऑफ फॉरेन करेंसी, ये डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर होता है पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड इनडायरेक्ट कोट की बात करें तो फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब कि फॉरेन करेंसी के हिसाब से अगर काम हो रहा है अपनी डोमेस्टिक करेंसी में तो वो इनडायरेक्ट कोट कहलाएगा, और अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बैठाई जा रही है तो वो आपका डायरेक्ट कोट कहलाएगा। बिड आस्क स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। अब बिड आस्क स्प्रेड के अंदर आपको ये देखना होगा कि क्या फर्क होता है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस के अंदर। बिड मतलब बाइंग वाला होता है और आस्क मतलब सेलिंग वाला प्राइस होता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास एर्बिट्रेज। एर्बिट्रेज रेफर करते हैं टू रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय एक्सप्लोटिंग प्राइस डिफरेंस। एर्बिट्रेज जो होता है ना, रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है बाय एक्सप्लोटिंग प्राइस डिफरेंसेस को एक्सप्लोट करने के बाद। फिर आता है आपके पास एक टॉपिक ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का। ये तब होता है व्हेन क्रॉस रेट डिफर फ्रॉम मार्केट रेट, में जो क्रॉस रेट था हमारा वो मार्केट रेट से जब अलग होता है तब ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज आता है। फिर आपको दे रखा है इंटरनेशनल पार्टी कंडीशन के बारे में। इंटरनेशनल पार्टी कंडीशन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा परचेजिंग पावर पार्टी के बारे में, जिसको आप पीपीपी कहते हैं। एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू इक्वलाइज परचेजिंग पावर। एक्सचेंज रेट्स को एडजस्ट किया गया ताकि इक्वलाइज किया जा सके, मतलब कि समानता के पास लेके आया जा सके परचेजिंग पावर को भी। फिर आता है आपके पास रिलेटिव पीपीपी फॉर्मूला। तो परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन होम माइनस इन्फ्लेशन फॉरेस्ट। ये एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। मैं आपको फॉर्मूले की एक अलग से शीट दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट निकालना है तो इन्फ्लेशन होम यानी डोमेस्टिक और इन्फ्लेशन फॉरेन को इसमें से माइनस करते हैं, यानी फॉरेन वाला या फिर इंटरनेशनल को, तब जाके आपको परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट आपको पता चलता है। फिर आता है आपके पास इंटरेस्ट रेट पार्टी, इंटरेस्ट रेट पार्टी या फिर आईआरपी। इसके अंदर आपको पढ़ना है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इक्वल फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना वो डिफरेंशियल इक्वल होते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। फॉरवर्ड हो रहा होता है इसके अंदर प्रीमियम और डिस्काउंट। फॉर्मूले की अगर आप बात करें तो इसके अंदर भी थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला लिखा है। बाकी इसके अंदर होम प्लस में होम अपॉन में फॉरनर का किया जाता है। फॉर्मूले वाली शीट में आपको ये सारे फॉर्मूले काफ़ी अच्छे से लिखे हुए दिख जाएंगे, ठीक है। आगे आपके पास आया इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो करेंसीज विद हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट ड्यू टू हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। जितनी भी करेंसीज ऐसी थी ना जिनके अंदर हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट थे, इनका एक्सपेक्ट ऐसा किया जा रहा था टू डेप्रिशिएट ड्यू टू हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो रहा था इसकी वजह से। फिर आता है आपके पास यूनिट 3 जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा
सबसे पहले इंटरनेशनल मनी मार्केट के बारे में, शॉर्ट टर्म फंड के बारे में, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर के बारे में थोड़ा बहुत। फिर इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट आएगा। इंटरनेशनल बॉन्ड के अंदर आपको पढ़ना है फॉरेन बॉन्ड या फिर यूरो बॉन्ड। इंटरनेशनल के अंदर आपको एक फॉरेन और एक यूरो का याद रखना है। और इंटरनेशनल मनी की अगर आप बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फंड एंड कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी और बिल्स वगैरह को देखना है। ठीक है। फिर आता है आपके पास इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसके अंदर आप एडीआर और जीडीआर के बारे में देखेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर आपको दे रखा है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड में बेस कैपिटल प्लस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट। और डिसीजन रूल की अगर आप बात करें तो एक्सेप्ट करते हैं आप प्रोजेक्ट जो होगा ना वो हमेशा, यानी एडजस्टेड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो कहलाएगी वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी या फिर ग्रेटर देन जीरो ही होगी। फिर आता है आपके पास मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट कैसे है, तो इसके अंदर एक नेटिंग होता है। नेटिंग के अंदर क्या होता है, ऑफ सेटिंग इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल एंड पेबल्स। इसके अंदर है ना ऑफ सेटिंग होती है इंट्रा ग्रुप के अंदर, इंट्रा ग्रुप मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ही, एंड पेएबल्स में भी। लेंडिंग एंड लैगिंग की बात करें तो लीड पेमेंट इस करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट। ऐसा माना जाता है जो लीड पेमेंट होगा ना जो भी करेंसी की, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। एंड लैग पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम डेप्रिशिएट करेंगे। लीड के अंदर आप अप्रिशिएट कर रहे थे और लैग के अंदर आप डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपके पास यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है एक्सपोजर रिस्क क्रॉस बॉर्डर डिसीजन। तो एक्सपोजर रिस्क क्रॉस बॉर्डर डिसीजन के अंदर आपको पढ़ना है टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर के अंदर सबसे पहले आएगा आपके पास ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इसके अंदर आप देखेंगे रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एक्सचेंज रेट चेंजेस अफेक्टिंग कंट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। जितना भी रिस्क वाली चीज़ होती है ना उसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है कि रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एक्सचेंज रेट चेंज, जितना भी रिस्क अराइज होता है ना एक्सचेंज रेट चेंज की वजह से, अफेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होता है उसको भी ये प्रभावित करता है या फिर ये उस पर भी अफेक्ट डालता है। फिर आता है आपके पास ट्रांस 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 ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इसके अंदर आता है अकाउंटिंग एक्सपोजर अराइजिंग फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडरी अकाउंट। ये जो होता है आपका कंसिडरेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडरी अकाउंट, फॉरेन सब्सिडरी अकाउंट को देखने समझने के बाद ही किया जाता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्रॉम ऑन फर्म वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इसके अंदर आपका फर्म वैल्यू और कॉम्पिटिटिवनेस भी मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसके अंदर आपको दे रखा है मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। अब मैनेजमेंट कैसे होगा, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मनी मार्केट हेज होता है, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लीडिंग और लैगिंग हो रहा होता है। लीडिंग के अंदर आप अप्रिशिएट करेंगे और लैगिंग के अंदर आप डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। फिर आता है आपके पास क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको देखना होगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके अंदर नई सब्सिडरी सेटअप की जाती है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स और एक्विजिशन की बात करें तो एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म किया जाता है। फिर एक आया प्रोजेक्ट अप्रेजल इशू। इसके अंदर ब्लॉक्ड फंड और कैनिबलाइजेशन का थोड़ा सा इशू हमारे को देखने को मिलता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के अंदर। आगे आता है आपके पास चौथा, जिसका नाम है कंट्री रिस्क। मतलब कि किसी देश के अंदर किस प्रकार के रिस्क वगैरह हैं उसके विषय में आपको पढ़ना। सबसे पहले दे रखा है पॉलिटिकल रिस्क के बारे में, राजनीतिक रिस्क हो सकता है या फिर ट्रांसफर रिस्क, जिसके पास भी आप ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं उस प्रकार का रिस्क हो सकता है। ये मैंने बड़े छोटे छोटे तरीके से आपको बता दिया है। आपने अगर नई तरीके से देखा, नहीं समझ में आया तो एक एक करके रोक रोक के देख लीजिए। अभी मेरे को पता नहीं है कि टेलीग्राम पे किस प्रकार से मैं बनाऊं, जो अगर कोई बता सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बार गाइड भी कर दीजिएगा, जिससे कि नोट्स वगैरह जो है ये मैं आपको कैसे शेयर कर पाऊँ। ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर है ना हम फॉर्मूला शीट की बात कर रहे होंगे, फॉर्मूला शीट को हम डिस्कस कर रहे होंगे। धन्यवाद जब तक के लिए, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप लोगों ने पहली वीडियो पे अच्छा सपोर्ट किया था, लगभग 20 प्लस सब्सक्राइबर भी हो रखे हैं। अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे इस प्रकार की वीडियोस बनाने का। और अगला वीडियो जिस भी चैप्टर का चाहिए वो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।